हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 1, जहां से रह गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था खाद वगैरह के बारे में। खाद वगैरह जो मिलाते हैं जिससे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद मिलाते हैं, और कई कई बार जो है फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, मतलब जो खाद के अलावा भी रहते हैं। मैन्योर बोलते हैं खाद को, और फर्टिलाइज़र बोलते हैं ये जो रासायनिक वाले रहते हैं, दवाई वगैरह। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि बाकी सब जो चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के जैसे मतलब अब पौधों को जल की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी से नहीं मिल पाता है तो ऊपर से भी हम ऊपर से सिंचाई करते हैं, जिससे जो पानी मिल सके। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जीव को जल की आवश्यकता होती है। मतलब पौधे तो छोड़ो, मतलब जो मनुष्य है उन सभी को भी जल की आवश्यकता होती है। कहते हैं जैसे यदि भोजन के बिना रह सकते, लेकिन जल के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना 15 दिन हाँ, लेकिन पानी के बिना तो 1-2 दिन भी। हाँ, ऐसे ही जो पौधे हो गए, उन लोग की, उन्हें भी जो वृद्धि, मतलब उनको बढ़ने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और पौधे कैसे बढ़ते हैं, उनमें क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाएंगे तो वो अपने लिए उपयोग करेंगे, उससे उनकी वृद्धि होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप सामान्य तरीके से समझे कि अपन ने एक गिलास में पानी लिया किसी चीज़ में भी, और अपन ने कॉटन ले ली। कॉटन मतलब होता है रुई। और रुई को अपन जैसे उसमें डालेंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। वो भीग जाएगी, मतलब वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हाँ, सोखना, एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना। तो अवशोषण मतलब ऐसे ही कि जो जड़ें रहती हैं वो मिट्टी से पानी ले जाती हैं, और मिट्टी से पानी ले जाके जो पौधे के लिए जितना भी जल की आवश्यकता है वो सब पूरा होती है। कहाँ से? जड़ से। तो जड़ों का बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो यदि जब वो जल ला रहे हैं नीचे से, मिट्टी से, तो जल के साथ साथ वो और भी जितने भी पोषक तत्व जो चाहिए, खनिज वगैरह, और जैसे हमने अभी पढ़ा था नाइट्रोजन वगैरह, तो वो सभी भी कहाँ से? मिट्टी से, पानी के साथ दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो पाता। मतलब जल इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि देखो, जो छोटे छोटे जो बीज हम लगा देते हैं वो ऐसे सूखे, जब सूखे रहेगा, यदि वहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो पौधे उग नहीं सकते हैं। तो उनकी जब यदि बीज हमारा ग्रो नहीं करेगा, बीज से अंकुरित नहीं होंगे, तो पौधा ही नहीं बनेंगे। पानी न मिले हाँ, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे बन सकें। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कि जल में जो घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब देखो, जैसे एक ये हो गया पौधा, है ना। अब ये मिट्टी के नीचे से लेके आ रहे हैं पोषक तत्व, और क्या जड़ लेके आ रही हैं, जो मतलब ये जमीन हो गई, ये नीचे का भाग क्या हो गया, जड़ें हो गई। तो पानी से लेके आ रहे हैं, पानी जो यहाँ से जड़ मिट्टी से लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं, पोषक तत्व वगैरह। तो जब वो आएंगे तो पौधों तक, ऊपर के भाग तक पहुँचाना है पानी, तो उसके साथ साथ भी पोषक तत्व पूरे भाग में जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है।
और पौधे के अलग अलग भाग जैसे पूरी डालियों तक अलग चले गए, फलों तक, सब जगह पे। हाँ, तो यह फसल की पीले एवं गर्भ हवा में रक्षा करता है, पाले एवं गर्भ हवा में से रक्षा करता है। मतलब क्या करता है, जैसे जो पाला वगैरह पड़ जाता है ना ठंड के टाइम पे, तो उससे बचने के लिए जो जल है नीचे से पोषक तत्व जो आते हैं वो सब मदद करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। मतलब जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी रहे और अच्छी ग्रोथ करती रहे, बढ़ती रहे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या रहता है, हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। नमी का मतलब क्या होता है कि हाँ, गीलापन रहे। तो गीलापन कैसे रहेगा, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो उसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब जैसे कहें कि अब सिंचाई का मतलब क्या होता है, तो अपन मतलब एक रोटेशन में अपन जो पानी देते हैं, जल देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कि सिंचाई करना। एक मतलब एक क्रिया हो जिसमें अपन टाइम टू टाइम अपन खेत में जल देते हैं, उसको बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। मतलब जैसे अब बरसात में तो हमेशा पानी रहता है, तो इस टाइम पे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अब गर्मी के टाइम में हाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी नहीं रहता है, सूख जाती है ज़मीन। तो इसलिए हर सीज़न में अलग अलग तरह से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों, अब गर्मी में क्यों होती है कि मिट्टी सूख जाता है, और मिट्टी भी जो क्या है सूखी हो जाती है। और जो बाष्पोत्सर्जन है, बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पानी का वाष्प भाप में बदलना, तो बहुत जल्दी होता है क्योंकि गर्म रहती है, वो गर्म सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जल्दी से वाष्प होकर ऊपर चला जाता है पानी। तो सिंचाई के हमें स्रोत पता करना है। जैसे सुना होगा कि खेतों में सिंचाई कौन कौन से स्रोत से होती है, कुएं वगैरह रहते हैं, तालाब वगैरह, झील वगैरह रहती है। हाँ, झील, हाँ, नाला बोलते हैं। नाला, तो इन सभी से हाँ, और कई कई बार बांध, नदियाँ वगैरह, ये सभी ये सिंचाई के स्रोत हैं। स्रोत का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से सिंचाई होती है। अब जैसे इसमें बहुत सारे बता रहे हैं, ये अलग अलग तरह की टेक्निक होती हैं जो मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ होती हैं। जैसे देखो इसमें बता रहे हैं मोट, मतलब ये क्या है, यहाँ से पानी खिंचवाते हैं, एक ये जगह से रस्सी से पानी खिंचवाते हैं, और जो पानी आता है उसको पूरे खेत में फैला देते हैं। और एक यहाँ पे मशीन लगी रहती है कई बार, तो ये जो चक्का है वो ऐसे घूमता रहता है, चक्का घूमेगा और जो पानी आएगा वो पानी यहाँ से पूरे खेत में चला जाएगा। और एक ये अलग अलग टेक्निक है, ये सब अब ये क्या बोलते बैल वाली टेक्निक है। इससे जैसे बैल ऊपर ऐसे घूमता रहता है और ये चक्का चलता रहता है, इस पानी पूरे खेत में फैल जाता है। तो हमें सिंचाई के अलग अलग तरीके पढ़ना है कि सिंचाई मतलब कैसे कैसे करते हैं खेतों में। तो पहला तो नॉर्मली सभी लोग कुएं का ही उपयोग करते हैं। कुएं से क्या आसानी से पाइप वगैरह डले रहते हैं जिससे सिंचाई हो जाती है। अब झील हो गए, नहर, इन सभी से खेतों तक जल पहुंचाने के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के। अब जैसे कई जगह क्या करते हैं, नहर वगैरह से पानी आता है और सीधे पाइप लगा देते हैं, पाइप लगा के और ऐसी अलग अलग क्यारियाँ बना देते हैं। तो जैसे यहाँ से पानी आएगा तो अलग अलग क्यारियों से पानी सब पूरे खेत में फैल जाएगा। हाँ, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं, और अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं, जैसे ये अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि इन तरीकों से, जैसे मोट, चेन पंप, ढकेली, ये बुक्स वगैरह में टिक करवा देंगे। बुक्स में आप चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, बुक में आप मतलब ऐसे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा और उपयोग हो। मतलब अब हमने देखा होगा कि अलग अलग जगह नोजल्स बोलते हैं, तो ज़्यादातर क्या है पंप का उपयोग करते हैं।
पंप से क्या है आसानी से पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, और नोजल्स के द्वारा पूरे में तो पंप कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह से। और आजकल क्या है सौर ऊर्जा से भी सल जो प्लेटें रहती हैं ना, उससे भी मतलब सिस्टम बना के उससे भी चलते हैं। फिर उससे बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मतलब बिजली की ज़रूरत, कई बार बिजली, हाँ गांव तरफ में बिजली बहुत कम आती है, इसलिए फिर सौर ऊर्जा का भी उपयोग करके वो पंप से चलाते हैं। ये यहाँ पे आगे आएगा। सो हम इंग्लिश में अभी बात कर लेते हैं इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, मतलब सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एंड वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो वाटर है वो अच्छे से जिसका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और जो पानी है जलों में जो जल है वो पौधों में कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जिसके लिए ये रहते हैं रूट्स। रूट्स जो ज़मीन के अंदर तक, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ये पूरा पौधा हो गया, और यहाँ से ये ज़मीन के नीचे जो जो भाग रहता है रूट्स बोलते हैं। तो ये रूट्स पूरा मिट्टी से जो है पूरा एब्जॉर्ब करके और बाकी भाग को पूरा पहुँचाने का काम करती है। अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल्स द फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, मतलब पानी के साथ साथ और भी जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो सभी पौधे को काम में आते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब यदि ज़मीन जो है सूखी रहेगी तो उस पर पौधे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीज है उस वो मतलब अंकुरित नहीं हो पाता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता, इसलिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है प्लांट्स के लिए। एंड न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमने देखा कि जो पानी है, जो वाटर है, रूट्स के द्वारा नीचे से जब ऊपर तरफ आएगा तो उसके साथ साथ और भी जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वाटर में डिज़ोल्व, वो सभी भी पूरे पार्ट तक, बॉडी के प्लांट्स के पार्ट तक चले जाएंगे। सो वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents, मतलब जो गर्मी के टाइम पे भी और ठंडी के टाइम पे भी जो नुकसान होते हैं तो उससे भी ये जो है वाटर ये प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और जिससे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे और क्रॉप की और हेल्दी क्रॉप रहे, तो उसके लिए हमें आवश्यक रहता है कि जो हम रेगुलरली वाटर देते रहें, मतलब टाइम टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि हमें रेगुलरली मतलब कंटिन्यूस वाटर देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम एक शेड्यूल में वाटरिंग करनी पड़ती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम पे शेड्यूल से हम जो क्रॉप्स में जो वाटर सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मतलब इरिगेशन की जो टेक्निक है और इरिगेशन का जो टाइम है कि हम कितने टाइम तक जो है पानी देना है, कितना नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्रॉप है और कौन सा सीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों के सीज़न में हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और ठंडी हो गई और या फिर बरसात हो गई, बरसात के सीज़न हमें कम पानी देना, क्योंकि पहले से ही जो ज़मीन है वो गीली रहती है, और यदि ज़्यादा पानी देंगे तो फसल बहुत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सो हम आगे बात करते हैं क्या क्या सोर्स है जिसके द्वारा हम पानी दे सकते हैं। So the sources of water for irrigation are wells and tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals, मतलब ये अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम्पल हैं, सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम जो इरिगेशन है वो करते हैं, मतलब सिंचाई वगैरह करते हैं।
इसमें लेक वगैरह आ जाते हैं, कई कई बार डैम्स आते हैं, कैनल वगैरह, पॉन्ड्स, ये सभी अलग अलग तरह के सोर्स हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब जो जो बहुत सारी जो यूज़ की जाती हैं टेक्निक्स, उनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स यूज़ होते हैं सिंचाई के लिए। तो इसमें बताया हुआ है मोड्स, चेन पंप एंड ढेकली और राहत। सो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट इनटू द फील्ड। मतलब एक जगह से जो ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि खेत में ही पानी रहे, तो दूसरी जगह से खेत तक पानी लाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ होता है, जिनमें पशुओं को, कैटल्स वगैरह, ह्यूमंस वगैरह, इन सभी का उपयोग होता है, जैसे जानवरों का, और अलग अलग मजदूरों का भी यूज़ होता है। सो कैटल और ह्यूमन लेबर्स इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are मोट, चेन पंप, और ये अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे इसमें चेन पंप है जिससे पानी को पूरे फील्ड तक लाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये राहत है जिससे चारों तरफ जो है घूमता है और पानी जो है पूरे खेत तक चला जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल एंड बॉक्स, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप। और जो पंप रहते हैं अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे जो है आसानी से ऊपर पानी की हम सिंचाई कर सकें। सो हम आगे बात करते हैं हिंदी में सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, मतलब जो आजकल यूज़ होती हैं। आधुनिक मतलब होता है आज के समय में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आज के ज़माने में कौन कौन सी विधियाँ जो यूज़ होती हैं। तो हमने तो ये सुना होगा कि ये पंप वाला, जिसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल, नोजल्स बोलते हैं इनको ना। तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ के बारे में बात करेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां जिसमें आती हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब छिड़काव तंत्र, और इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल का मतलब जैसे अब ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन है, तो स्प्रिंकल करेंगे, ऊपर से जो छिड़काव होगा तो वो पूरी जगह पे जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, तो इस कारण से इसका उपयोग सब जगह पे किया जाता है। सो जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है और अर्धवर पाइपों एवं नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, ऊपर जो नोजल लगे रहते हैं वो देखा होगा। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वे घूमते हैं और घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, और छिड़काव नाल काफ़ी की खेती और कई अन्य फसलों में अत्यधिक, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये उपयोग होता है। जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेन मतलब पाइप से तो आ रहा है मोटर से, फिर जब खेतों तक जा रहा है पाइप के द्वारा, तो एक समान दूरी, मतलब एक एक पाइप के बीच में, कई बार दो पाइप के बीच ऐसे लगे रहते हैं। सो इसमें ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है। और ये क्यों, मतलब स्प्रिंग घूमता क्यों है कि जैसे पानी प्रेशर से ऊपर जाता है ना, तो वो प्रेशर से ऐसे बस घूमता है, मतलब चारों तरफ घूमने लगता है। सो पहली मेथड कौन सी हो गई? स्प्रिंकलर मेथड। इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत सारी मेथड रहती है मॉडर्न मेथड, जिसमें पहली आती है छिड़काव तंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं हाँ स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम। सो पहली टेक्निक का नाम हो गया छिड़काव तंत्र, और इंग्लिश में बोले तो स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब इसमें नोजल्स वगैरह लगे रहते हैं ऊपर, जिससे पूरे पाइप से, मतलब पाइप से जो पानी आता है वो पूरे खेत में चला जाता है। सो दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ड्रिप तंत्र। सो ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके
सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। अच्छा, ड्रिप तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ड्रिप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप बोलते हैं। एक ड्रॉप मतलब ऐसे बूंद बूंद करके पानी का गिरना। तो यदि थोड़ी थोड़ी बूंद यदि गिर रही है पूरी जड़ों तक, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ड्रिप सिस्टम। तो फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों को पानी देने का है सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। मतलब देखो, जैसे इसमें क्या होता है, सीधे जो पाइप से तो पानी आ रहा है, लेकिन पूरे ऐसे क्यारियों से मतलब बूंद बूंद वाला सिस्टम। और यदि थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा तो पूरी जड़ों तक जाएगा, तो जड़ों तक पानी जाता है, जिससे क्या है, आसानी से हो जाता है। तो इसमें कैसे, जैसे फलदार पौधे मतलब जिनमें फल ही रहती हैं, उनके लिए उपयोगी होता है। और बगीचों वगैरह के लिए ये सब बहुत अच्छी रहती है, जहाँ पे पानी की कमी पूरी की जाती है। सो हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब जो अब डेली आजकल जो उपयोग की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर फॉलोज। जिसमें आता है स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर used as follow, and this system is more useful on the uneven lands where sufficient water is not available। uneven land का मतलब हो गया जैसे ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन रहती है, जहाँ समतल नहीं रहती है, उस जगह पे इस सिस्टम का उपयोग होता है, जिससे पूरी जगह पे अच्छे से पानी दे सके। सो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, मतलब जो परपेंडिकुलर यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ रहता है ऐसा सीधा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना, पाइप जो लगा है। तो परपेंडिकुलर जो रहता है यहाँ पे ऊपर नोजल लगे रहते हैं। ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with help of the pump, it escapes from the rotating nozzles। और क्या, जैसे यहाँ से मतलब पाइप बहुत प्रेशर से आता है पानी, जब पानी यहाँ पे ऊपर आएगा तो ये जो रोटेटिंग रहते हैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जो ऐसे निकलता तो यहाँ प्रेशर से ये नोजल्स घूमते हैं, जिससे चारों तरफ में पूरा पानी फैल जाता है। It gets sprinkles on the crops as if it is raining, मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो पूरी जगह पे, तो इसलिए इसे स्प्रिंकल जैसे, तो इसलिए आप इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। It gets sprinkled on the crops as if it is raining। Sprinkler is very useful for lawns, coffees, plantation and several other crops। मतलब जो कॉफ़ी वगैरह की खेती होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है। सो दूसरी आती है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप ड्रॉप वाइज आता है। सो इन ड्रॉप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जो पौधा हो गया तो पौधे की, और सबसे मतलब यदि पौधे की जड़ें अच्छी रहेंगी तो पौधा बहुत अच्छे से उगेगा। तो जो रूट्स हैं, मतलब जड़ों बोलते हैं, तो रूट्स में ये जो पानी है सीधा रूट्स पे जाता है, जिससे बहुत मजबूत होते हैं पौधे। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ये सीधा जो ड्रॉप ड्रॉप करके रूट्स में डायरेक्टली जाता है। सो इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डनर्स एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब जैसे देखो नोजल्स लगे रहते, कई बार देखा होगा कि नोज़ल सड़क के किनारे लगा देते हैं, तो खेत में तो पानी जाता है लेकिन सड़क पे भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन ड्रॉप वाले में क्या रहता है, जहाँ जहाँ पौधे लगे रहेंगे वहाँ वहाँ पानी रहा है, तो इसमें पानी की जो वेस्ट पानी, मतलब पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, मतलब जितने भी फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह हो गए उनके लिए उपयोग होता है, और गार्डन वगैरह में। एंड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल एंड इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज पुअर। मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम रहता है वहाँ पे ये ड्रॉप सिस्टम ड्रिप सिस्टम यूज़ होता है। सो आगे आते हैं हम खरपतवार। खरपतवार का मतलब क्या होता है, जैसे आप
कौन सी गेहूं की पिसी की फसल है ना। अब गेहूं की फसल में अपन इकट्ठे, ऐसा तो नहीं है कि गेहूं की फसल आए, जो अपन ने पुरानी फसल की थी जैसे सोयाबीन वगैरह हो गए और कुछ भी जो रहते हैं, तो उसके दाने यदि रह जाते हैं तो वो भी आ जाते हैं। और ऐसी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं जैसे अपन चारा बोलते हैं, तो यदि चारा अपने गेहूं में मिल के आएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, खरपतवार। खरपतवार ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी फसल के अलावा उगती हैं। तो अपन को खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए, जैसे वो दवाई के छिड़काव नहीं करते हैं तो उससे अपनी फसल तो खड़ी रहती है, बाकी जो बाकी वेस्ट चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। वो जो है पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत के फसल कुछ अन्य पौधे भी उगाए, मतलब उसके अलावा गेहूं के साथ साथ जो वेस्ट होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो खेत में कई अन्य अनवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अनवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, मतलब जो उसके साथ फसल के साथ साथ उगे हैं। तो खरपतवार हटाने के लिए निराई कहते हैं, मतलब इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, निराई। मतलब अपने यहाँ निदाई बोलते हैं ना, साइंस की भाषा में से बोलते हैं निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि का प्रभाव डालते हैं। अब देखो, जैसे एक पौधा, अपनी फसल का पौधा उगा है, उसके साथ ये दूसरा पौधा भी उगने लगा, तो दोनों मिट्टी से लेंगे और हमारा पौधा तो उग नहीं पाएगा और ये वाले पौधे उग जाएंगे। तो जो भी जल हो गए, पोषक तत्व हो गए, तो वो सभी हमारे खरपतवार ले लेंगे, तो हमारी फसल अच्छी नहीं रहेगी। तो उनको अपन निराई के द्वारा अलग कर देते हैं। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और मनुष्य पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी रहते हैं, मतलब जिनके खाने से हाँ आदमियों को या फिर जानवरों को भी नुकसान हो जाता है, इसलिए उनकी आवश्यक है कि उनको हम खेत से अलग कर दें। तो खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने में से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, मतलब पहले से अपन उसको खेत को जब बनाते हैं तो सभी अलग कर देते हैं। तो इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण और बीज बनने से पहले का होता है और खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर और भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी और हैरो की सहायता से किया जाता है। और मतलब खरपतवार को करने के लिए पहले तो जैसे यदि ज़मीन जैसे हम बुआई कर रहे हैं उसके पहले ही जो वेस्ट मटेरियल जो पौधे हैं उनको हम अलग करते थे। कई बार क्या है, हाथों से भी उखाड़ लेते हैं या फिर जड़ से कैसे खुरपी वगैरह जो आती है। सो हम पढ़ रहे हैं कि खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि खुरपी वगैरह की मदद से उसको या फिर जड़ से उखाड़ देते हैं या फिर उसको समय समय पर काटते रहते हैं, जिससे वो बढ़ता नहीं है। सो रसायनों की ये तो नॉर्मली टेक्निक हो गई। तो और भी क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं रसायन वगैरह का। तो रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल उनको अलग करने के लिए उपयोग होते हैं, जिसमें आते हैं फॉर एग्जांपल 2,4-D एक प्रकार का रसायन है जिसको हम जो खरपतवार नाशक को उपयोग करते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। मतलब फसल तो वैसे की वैसे रहती है, लेकिन जो उसके अलावा उपयोग होते हैं जो रहते वहाँ पे खड़े रहते हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर और स्प्रे, जैसे अपन ने देखे होंगे ना स्प्रे करते हैं, तो एक पानी में उनकी एक मात्रा में मिला के और पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये पीछे टांगे हुए हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पण और बीज बनने से पहले की है, तो खरपतवार का छिड़काव करते हैं। और खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें रसायनों का प्रयोग ध्यान और क्या है, अब यदि ये पौधों को मतलब खरपतवार को यदि ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रसायन है वो तो केमिकल्स हैं, तो जो छिड़काव जो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, जिससे नाक, मुंह, हाथ वगैरह कहीं पे भी ना लगे, कई बार ये रिएक्शन कर सकते हैं। सो हम इंग्लिश में बात कर लें।
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और वीड्स मतलब जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स रहते हैं, वो सभी फसल क्रॉप्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं फील्ड में, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। Buju and Faheli went to a nearby field, a wheat field, where they saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plant, मतलब wheat plant के साथ जो उगे थे, तो उन्हें मतलब उनका कुछ उपयोग नहीं था, नेचुरली उपयोग आ रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं वीड्स, चारा वगैरह ऐसे कुछ भी रहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, मतलब जो उनको अलग करने की प्रोसेस रहती है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop plants and water nutrients space light, thus they affects the growth of crop and some weeds interface even in harvesting and may be poisonous for animals। और अब देखो weeds जो है उपयोग प्लांट्स क्रॉप्स के साथ तो उगे हैं, तो एक तो वो जगह घेर रहे हैं, हाँ, उसके बाद जो पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पोषक तत्व मिलना है वो भी ले रहे हैं, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्रॉप वगैरह फसल, और फसल में नुकसान हो जाएगा। उसके बाद यदि कई जानवर या इंसान खा लेता है तो उनको भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको अलग करना है, तो हमें वीडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। फार्मर adopts many ways to remove weeds and control their growth, and tilling before and showing up crop help in the unrooting and killing of weeds which may be then dry up and get mixed with the soil। और मतलब बीज वगैरह लगाने से पहले हम उनके जो है वीड्स को निकाल देते हैं, जिससे वो क्या है मिट्टी के साथ मतलब सूख जाते हैं और फिर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और हमारी फसल बहुत अच्छी से उगती है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, मतलब सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है खरपतवार वगैरह को निकालने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए, जिससे वो पहले से ही ग्रोथ ना कर पाए और बीज वगैरह उनमें ना आ पाए, फ्लावर वगैरह ना आ पाए, इसलिए उनको पहले से ही निकाल देना है। यदि बीज वगैरह आ जाएंगे तो और ग्रो कर जाएंगे, सो उनको हम खुरपी वगैरह से निकालते हैं। सो उनको हम बोलते हैं द मैन्यूर रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड्स बाय अनरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम से। सो जिसके लिए हम उपयोग करते हैं खुरपी या फिर सीड ड्रिल ऑल्सो यूज फॉर अनरूट बीड्स, मतलब एक सीड ड्रिल प्रकार के उपयोग होती है, जिसमें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ऊपर हमने जो पढ़ा था सीड ड्रिल जो है उनका उपयोग भी करते हैं, जिससे जो अनवांटेड रहते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल्स एंड वीज आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स ऐसे रहते हैं मतलब जो खरपतवार वगैरह को अलग करते हैं, जिसमें आते हैं 2,4-D, इस वाले नाम को आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये केमिकल्स है, ये क्या है वीडीसाइड्स, मतलब इसको बोलते हैं खरपतवार। सो एक ऐसा खरपतवार है जिसको आप चाहें तो मतलब कई बार पूछते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो खरपतवार हैं, तो ये आते हैं 2,4-D, हाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं वीडीसाइड्स। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द, मतलब इनको पानी में मिलाने के साथ साथ और पूरे जो फसल में उसमें स्प्रिंकल और या फिर छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation, मतलब फ्लावर वगैरह ना आए, सीड्स ना आए, इससे पहले ही हमको वीड्स को अलग करना पड़ता है, जिससे हमें उसमें वीडीसाइड्स का स्प्रे कर देते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे, अब ये केमिकल से बने रहते हैं, तो ये ज़रूरी रहता है कि जो फार्मर है वो अच्छे से प्रोटेक्शन यूज़ करे और जो है नाक मुंह कान वगैरह अच्छे से ढकने के बाद भी फिर उसका स्प्रे कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि आपके कुछ डाउट हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर किए जाएंगे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।